हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज की जो न्यूज़पेपर है 8 का, इसमें एक दो एडिटोरियल जो है वो मतलब इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि उसके बीच का कुछ डेटा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस करेंगे। और जो न्यूज़ है ऑब्वियसली उसको तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने 2-3 दिन पहले एक चीज़ देखी थी कि जो डिप्लोमेटिकली जो हमारा इंडिया है वो जो बीजिंग गेम्स होने वाली हैं बड़े अच्छे वे से इसको डिस्कस किया था। आप वीडियो भी देख सकते हैं कि विंटर ओलंपिक्स क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, हर एक चीज़ को हमने गलवान वैली गलवान इशू को बड़े अच्छे वे से डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो जो वहाँ पे गलवान इशू हुआ था और वहाँ पे हमारे कुछ जवान थे जो आर्मी वाले या बीएसएफ वाले, उनकी जो जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, है ना, शहीद हो गए थे। तो उनके साथ लड़ते हुए जो चाइना के लोग सोल्जर थे, उस बंदे को मतलब जो बचे थे उस बंदे को एक को, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको टॉर्च बेरर एज ए दिया था। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया था ओलंपिक्स का, ठीक है जी। तो अभी चाइना ने बोला कि नहीं यार, हमें तो ये जो बंदा है हमें यही चाहिए, गलवान सोल्जर एज अ टॉर्च बेरर। तो इस वजह से वो आगे लेके जा रहे हैं, इनको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब नंबर 2 हम बात करते हैं। जो इशू है, इंडिया ने ना सपोर्ट किया है, गेव टाइज न्यू एनर्जी, ठीक है, से श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ही वॉज रेफरिंग टू सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट इंक्लूडिंग $1 बिलियन वेरियस लाइन्स ऑफ क्रेडिट एज अ करेंसी स्वाप अरेंजमेंट फॉर 400 मिलियन। मतलब इस तरह से जो न्यू एनर्जी टाइज है वो आई हैं। अभी तक ऑफिशियली जो भी डेटा आना चाहिए था वो इतना अच्छे वे से नहीं आया। तो इसको न्यूज़ को, आज की जो दूसरी न्यूज़ है वो भी छोटी न्यूज़ है, तो इसकी आपने सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। तो श्रीलंकन जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये चीज़ उन्होंने बोली है कि हम इंडिया को सपोर्ट करें, और ये हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज ऑफ दी जो चाइनीज़ इंक्लूजन पॉलिसी चल रही है। जो चाइना हमें बहुत ही गंदे वे से या फिर बुरे वे से हमें, एक होता है ना कि यार ठीक तंग कर रहा है एक अच्छे लेवल का, तो उस चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं एक अच्छी चीज़ हमारे लिए आई है। नंबर 3 हम बात करते हैं मैरिटल रेप की, ठीक है। तो ये न्यूज़ उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन फिलहाल की घड़ी हमें ये इशू समझना पड़ेगा। मैरिटल रेप होता क्या है? मैरिटल रेप, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पाउजल रेप, जिसमें जो वन ऑफ द स्पाउस है इंडल्ज इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। दूसरे की कंसेंट नहीं है, लेकिन जो बंदा है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि रेप इन इंडिया जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, और जो पैट्रियार्कल आउटलुक है वो विमेन को कंसीडर ऐसे करता है कि वो मतलब उसकी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई एजेंसी, कोई भी ऑटोनॉमी नहीं उसने, उसकी ओवर द एयर बॉडीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे मोर देन जो 100 कंट्रीज है उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया गया है किसको? मैरिटल रेप को। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी भी मैरिटल रेप जो है इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड। लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, मैरिटल रेप इज नॉट डिफाइंड। आपने ये चीज को याद रखना है, मैरिटल रेप इज नॉट डिफाइंड, बट रेप तो डिफाइंड है। सेक्शन 375 ऑफ जो आईपीसी है वो रेप को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस बोलता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई विद अ विमेन करे विदाउट हर कंसेंट और इफ शी इज अ माइनर। अभी जो एक्सेप्शन डाल दी गई है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है 375 की? अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई मैन कर रहा है विद हिज वाइफ और वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, तो उसको हम रेप नहीं मानते। तो मैरिटल रेप तो अलग प्रोसेस आ गया, एक ये भी 15 से ऊपर वाला भी आपको फंडा समझना है। लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट आती है 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 15 to 18 के बीच में किसी की वाइफ की एज है और वो बंदा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसको रेप ही कंसीडर किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने अब क्या करना है, इस चीज़ को याद रखना है। तो लेकिन 18 से अब फिर अगेन वो चीज़ अभी तक नहीं आई है। मैरिटल रेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है पूरे अच्छे वे से। नंबर 4 जो आज की न्यूज़ है वो है, इट इज़ रिगार्डिंग दी ओबीसी रिजर्वेशन। इट इज़ रिगार्डिंग दी ओबीसी रिजर्वेशन। ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट है जो इन वन ऑफ इट्स लैंडमार्क जजमेंट, उसने बोला था, मतलब जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, रूल किया था, मतलब एक रूल निकाला था कि 50% सीलिंग होनी चाहिए। मतलब 50% जो एक डेटा दे दिया कि फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट्स निकल रही हैं तो आप 50% जो है वो रिजर्व कैटेगरी को दे सकते हो, 50% रिजर्वेशन में डाल सकते हो और नहीं डाल सकते,
ठीक है, इससे ऊपर जो है ये क्राइटेरिया ब्रीच नहीं हो सकता। अभी हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेट करता है एक थ्रेशोल्ड, ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर एप्लीकेबल। ये 27% कोटा दिया गया था ओबीसीज को, ठीक है जी। और ये विद इन क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें, उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि जो क्रीमी लेयर के अंदर आता है उसको ये कोटा नहीं मिलेगा। अभी अगर हम बात करें जो इनकम लिमिट क्रीमी लेयर में रख रखी है, अगर किसी बंदे की 8 लाख इनकम है एनुअली, है ना, और उससे ऊपर है, तो हम उसको क्रीमी लेयर में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और उसको जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इनकम बियॉन्ड ₹8 लाख, आपने इस चीज़ को याद रख लेना है। अभी जो पेरेंट का रैंक है, अगर मतलब आपने याद रखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई का बच्चा है तो उसको क्या देखना है, उसको देखना है पेरेंट्स का रैंक, नॉट द इनकम। अगर आइदर ऑफ द पेरेंट्स डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप ए और इफ बोथ पेरेंट्स आर इन ग्रुप बी सर्विसेज, ठीक है, तो हम उसको क्रीमी लेयर में मानते हैं। या फिर उसके पेरेंट्स ग्रुप ए में प्रमोशन होके चले गए बिफोर द एज ऑफ 40, देयर चिल्ड्रन विल बी इन दी क्रीमी लेयर। Children of a colonel or high ranked officer in the army, children of officer of similar rank in the navy or air force too come under the creamy layer. There are other criteria as well. ठीक है, इनके लिए और भी क्राइटेरिया, लेकिन ये चीज़ को आपने बिल्कुल अच्छे वे से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी। गवर्नमेंट के प्रपोजल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया है कि जो गवर्नमेंट है वो एक कंसेंसस बना रही है, इसको रेज करना है 8 से 12 लाख, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने तो 15 लाख पर ईयर का भी बोला गया। उन्होंने रिकमेंड ये भी किया एक्सक्लूड कर दो सैलरी एंड एग्रीकल्चरल रेवेन्यू वाइल कैलकुलेटिंग द एनुअल इनकम सीलिंग फॉर द क्रीमी लेयर कैटेगरी ऑफ द ओबीसी। क्लियर बात। इस चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, याद रखना है। आगे चलते हैं, लोकायुक्त ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। अब इसमें हो क्या रहा है, जो डिल्यूशन हो रही है लोकायुक्त पावर की इन दी केरला, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जो मतलब क्या है कि जो केरला लोकायुक्त एक्ट है 1999 का, उसमें एक ऑर्डिनेंस इन्होंने लाया, ठीक है, विद एन ऑर्डिनेंस अ मूव दैट हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम द ओपोजिशन। यार जो लोकायुक्त होता है वो एक एंटी करप्शन वॉचडॉग है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अब देखिएगा प्रपोज्ड चेंजेस, ये जो ऑर्डिनेंस है वो प्रपोज्ड चेंजेस क्या किए जा रहे हैं। इस प्रपोज चेंज से गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, पहली चीज तो कि जो प्रपोजल है सो टू गिव द गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट को एक पावर मिल जाएगी कि जो भी आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द लोकायुक्त। फिर रह क्या गया, हम यही बात कर रहे हैं कि जो लोकायुक्त है वो एंटी करप्शन का वॉचडॉग का काम करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है जो वर्डिक्ट है लोकायुक्त का। तो भाई फिर दिक्कत तो ये आ गया कि वो पावर क्या रहेगी। तो इसी वजह से जब ये ऑर्डिनेंस उन्होंने पास भी कर दिए तो ये ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा, क्वासी जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशन है लोकायुक्त, उसके एक टूथलेस एडवाइजरी बॉडी ही बना के छोड़ देगा, जिसके ऑर्डर्स विल नो लॉन्गर बी बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। ये कॉन्सेप्ट है जो लोकपाल और लोकायुक्त का, ये कहां से आता है। एक एक्ट आया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल यूनियन लेवल पे बनता है और लोकायुक्त बनता है स्टेट लेवल पे। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दीज आर दी स्टैट्यूटरी बॉडीज विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये एक ऑम्ब्यूड्समैन का काम करता है और इंक्वायर करता है इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर रिलेटेड मैटर। जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 है उसमें लिखा रखा है लोकपाल हेड किया जाएगा चेयरपर्सन, ठीक है, हेडेड बाय चेयरपर्सन, जो कि होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन हु फुलफिल, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इसके जो चेयरपर्सन है वो बन सकते हो। जो और मेंबर्स हैं 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 50% उसमें जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और नॉट लेस देन 50% बिलोंग टू दी SC ST OBC मिनोरिटीज और आर वीमेन। जो लोकपाल है वो इज एट प्रेजेंट हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपने इस चीज को याद रखना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बोलता है ये एलिगेशंस ऑफ करप्शन में जाते हैं अगेंस्ट एनीवन हु इज और हैज बीन प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर ग्रुप A, B, C एंड D। अब अगर हम बात करें इसमें जो चेयरपर्सन है, मेंबर है, ऑफिसर है, डायरेक्टर बोर्ड है, कॉर्पोरेशन सोसाइटी, वो भी जो होली और पार्टली फंडेड है सेंटर से, वो भी इसमें आ जाता है।
इट ऑल्सो कवर्स एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अबव ₹10 लाख। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन अब जब देखो ना, प्राइम मिनिस्टर ये वो, जब ये लोगों को बाहर ही निकाल दिया, ऑब्वियसली ये तो लोकपाल की बात है, लोकयुक्त में स्टेट वाले सारे आएंगे, तो स्टेट अगर माने ना माने तो फिर ये टूथलेस एक तरह की बॉडी बन गई। अगर हम लोकयुक्त की बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो हर एक स्टेट को बोला गया है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, जहां जहां पे नहीं है। कंप्लेंट रहेगा रिलेटिंग टू द करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शन, जैसे हमने ऊपर बढ़ा। इनको गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट्स को अपनी ऑटोनॉमी दे रखी है, वो फ्रेम कर सकते हैं अपने लॉज, और लोकायुक्त के पास पावर है जो वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट ऑन वेरियस आस्पेक्ट सच एज टेन्योर एंड नीड ऑफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट ऑफिशियल्स। तो ये जो लोकायुक्त है वर ऑलरेडी फंक्शनिंग इन सम स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, जो कि बड़े एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स नाउ हैव सेट अप लोकायुक्त, लेकिन इस तरह से अगर पावर डाइल्यूट होती रहेगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर हम इसमें बात करें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो क्रक्स हम इसका निकालें तो नोट्स फॉर इंडिया एज द डिजिटल ट्रेड जो है वो मतलब जो क्या है वो इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। अभी अगर हम बात करें इसमें जो मेन चीज हमें पता होनी चाहिए वो WTO के बारे में पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिख रखा। अगर दोबारा से डिजिटल ट्रेड के बारे में कुछ एडिटोरियल आता है तो मैं अगली वीडियो में पूरे अच्छे वे से उसको डिस्कस कर दूंगा। मोर ओवर हमने यही सोचा कि एडिटोरियल को सबसे पहले डिस्कस किया करें, न्यूज को अंत तक लेकर आएंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज है, WTO ये सक्सेसर है गाट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, जो कि 1947 में बना था। जो उरुग्वे राउंड है 1986-94 का ऑफ द गाट, ठीक है, उससे WTO की क्रिएशन होती है। तो WTO को कॉमनली नोन एज द माराकेश एग्रीमेंट, साइन हुआ माराकेश मोरक्को इन 1994। अबाउट क्या है, WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। जो गाट है वो मोस्टली इट डेल्ट विद द ट्रेड इन द गुड्स, मतलब जो गाट था वो गुड्स में करता था, लेकिन WTO नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो इन द सर्विसेज एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक ट्रेड क्रिएशन, डिजाइन एंड इन्वेंशंस। इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब किसका, WTO का, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है जी। इसके जो मेंबर्स है वो 164 मेंबर्स है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड O23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है लाइक ईरान, इराक, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है 1947 गाट का, और इसके सक्सेसर WTO का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये दोबारा से एडिटोरियल आता है तो इसको दोबारा से डिस्कस कर लिया जाएगा प्रीलिम्स, और GS3 का ये पार्ट है इकोनॉमी का। आगे देखते हैं। मेजॉरिटेनिज्म इज वेयरिंग द व्हील ऑफ डिबेट। ये जो इशू कल हमारी जो 7 Feb 2022 की जो वीडियो है यूट्यूब पे, हिजाब एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बड़े ही अच्छे वे से, देखिए कितना बड़ा एडिटोरियल इसको बनाया है, बड़ा सिंप्लीफाई किया है और इसको बड़े अच्छे वे से डिस्कस कर रखा है। इसमें डिफरेंट केस लिख रखे हैं, और ये मैं आपको बता दूं GS2 का पार्ट है। पहली चीज, इसको प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में, तो प्लीज आप इसको वहां पे देख सकते हो अच्छे वे से, इसको वहीं से देखिएगा, बहुत अच्छे वे से इसको डिस्कस कर रखा है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो आज का आर्टिकल है या न्यूज हम बोले तो अ सेल्फ रिलायंट फार्मा इंडस्ट्री, यहां पे देखिएगा। अगर हम यहां पे बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक की सेक्टर है जब हम आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था जो वो फेज 1 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के रिड्यूस करनी है हमने इंपोर्ट डिपेंडेंस। किस चीज की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, किस चीज की, इंग्रेडिएंट्स की। API जो चीज है उसकी जो इंपोर्ट है वो हमने कम करनी है, मतलब ड्रग जो इंटरमीडिएट्स है और की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं किसी चीज को बनाने के लिए, वो चीज को हमने कम करना है। API क्या होता है वो मैं भी बताऊंगा आपको। जो फर्म्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं प्रोडक्शन इन इंडिया इफ दे सी अ प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एट प्राइसेस चीपर देन द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्ट। वो तभी यहाँ पे आके वो कहते बनाएंगे अगर उनको वो चीज़ है वो सस्ते में मिल रही है। लेकिन API सारा का सारा मैं आपको बता दूं मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम दी चाइना, और चाइना के साथ आपको हमारे रिलेशन पता है, तो फर्म्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे इस सेक्टर में। जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छा प्ले करती है एक रोल, क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द इंपोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है जी। और एज जब हम बात करते हैं किस चीज़ में, एज इन दी
यहाँ पे देखने में इंडियन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो वो क्यों कर रही है आपको भी पता है। एडवांटेजेस किसकी है, चाइनीज प्रोड्यूसर सच ए स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तो चाइना की बात मैंने आपको बता दिया। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है इंडिजिनियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इन इंडिया शो द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इन द टेंडम विद द ट्रेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज। देखिए यहाँ पे हम सस्ती मेडिसिन तो बना रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एपीआई हम लेके आ रहे हैं वो कहाँ से मंगवा रहे हैं, चाइना से। और ये हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट भी है और एक बड़ा कंसर्न भी है। एपीआई क्या होता है, एक तो होएगा केमिकली एक्टिव एपीआई, एक होता है केमिकली इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स। ये जो सब्सटेंस है जो डिलीवर करता है इफेक्ट ऑफ एपीआई टू दी वन सिस्टम। एपीआई एक केमिकल कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस करता है फिनिश्ड मेडिसिन को। अगर मैं क्रोसिन में बात करूं तो एपीआई उसमें क्या रहेगा, पैरासीटामोल, मतलब जो उसका सॉल्ट है, मेन सॉल्ट, मेन इंग्रेडिएंट जिससे वो मेडिसिन बन रहा है। अगर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग है, मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग है, उसमें मल्टीपल एपीआई यूज होते हैं। सिंगल डोज में जैसे कि क्रोसिन उसमें एक होता है। तो आपको इस चीज को याद रखने, एपीआई क्या होता है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमने इसको क्या करना है कि जो सस्ती मेडिसिन हम बना रहे हैं हम एपीआई पे भी फोकस करें। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है यूनिवर्सलाइज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये स्कीम का नाम है, नीचे भी वही सेम मैंने लिखा है और ऊपर भी यही, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसको 2017 में लॉन्च किया गया। कहते रुपीज देने हमने 5000 रुपीज अगर कोई फर्स्ट चाइल्ड है और पार्शियली कंपनसेट अ विमेन फॉर द लॉस ऑफ वेजेस। वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंप्रूव होएगी। ये अमाउंट को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है और 1000 रुपये एडिशनल देने हैं। और वो स्कीम कौन सी होगी, जननी सुरक्षा योजना के अंदर। तो टोटल हमारा इसमें हो जाता है 6000 रुपीज। और इसी स्कीम को हमने रिवैम्प किया और इसमें हमने बोला कि ये सेकेंड चाइल्ड के लिए भी मिल सकता है लोगों को 6000 रुपीज, लेकिन वो जो सेकेंड चाइल्ड है अगर वो गर्ल चाइल्ड है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी अच्छे वे से। अभी इसमें और कुछ भी नहीं है। मिनिस्ट्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। प्रेग्नेंट विमेन इन द बैंक अकाउंट आएगा और ये वेब जो बेस सॉफ्टवेयर है वो ट्रैक करेगा स्टेटस ऑफ द ईच बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होएगा, ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट विमेन, lactating mother who have their pregnancy on or after 1st of January 2017 for the first child in the family। लेकिन जो रिवैम्प्ड है उसमें सेकेंड चाइल्ड मैंने आपको बता दिया है। अभी इसमें होता क्या है, 5000 3 इंस्टॉलमेंट, ये भी बता दिया। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी होना चाहिए, फ्री मिलेगा, ये कंडीशन है। नंबर 2 एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए। नंबर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड फॉर द फैमिली। नंबर 4 एलिजिबल बेनिफिशियरी जननी सुरक्षा योजना, मैंने आपको बता दिया। तो ऑन एन एवरेज 6000 रुपीज मिलेगा। इस तरह की और भी स्कीम्स है जैसे कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कुदम्बश्री इन केरला, पोषण अभियान है और आईसीडीएस स्कीम भी ये चल रही है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इट इज अबाउट द पीएम केयर फंड। जो पीएम केयर फंड है वो बनाया गया था 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है, सिमिलर पैंडेमिक लाइक सिचुएशन इन द फ्यूचर अगर बनती है तो इसमें पैसे हम डलवा सकते हैं। इसका जो है प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। ट्रस्टीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो पीएमओ है हैड रिसीव्ड मेनी रिक्वेस्ट टू हेल्प इन द वॉर अगेंस्ट कोविड-19। अकॉर्डिंगली द फंड वाज सेट अप एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले वाली वीडियो में। यहां पे हमने डील किया ब्रह्मोस के और हम फिलीपींस को इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मोस है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखिएगा। ब्रह्मोस एक ज्वाइंट वेंचर है डीआरडीओ और जो एनपीओएम है रशिया का, उसके बीच में। इसका नाम रखा गया 2 मेजर रिवर्स पे, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा। ये 2 स्टेज है, एक तो सॉलिड प्रोपेलेंट फर्स्ट में और लिक्विड रैमजेट इन दी सेकेंड। ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। ये लैंड एयर सी मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी ये जा सकती है वो डे एंड नाइट में। ये फायर और फॉरगेट के प्रिंसिपल पे चलती है, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। ब्रह्मोस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल करंटली। एडवांस्ड वेरिएंट के बारे में आप क्या जानते हो? ब्रह्मोस मिसाइल है जो वो इनिशियली डेवलप्ड हुआ विद द रेंज केप्ड एट 290। क्योंकि हमने MTCR ज्वाइन किया है तो हम ज़्यादा रेंज वाली नहीं बना सकते, लेकिन हम इसको 450 किलोमीटर 600 किलोमीटर लेटर स्टेजेस पे लेके जा सकते हैं।
अभी MTCR क्या है, एक इनफॉर्मल वॉलंटरी पार्टनरशिप है 35 कंट्रीज के बीच में, जो कि प्रिवेंट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल को एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग ग्रेटर देन 500 kg पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। इसी वजह से हमने इसको क्या किया है, 290 किलोमीटर तक मतलब उसको रोक दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये प्रोहिबिट करता है फ्रॉम सप्लाइंग सच मिसाइल एंड UAV सिस्टम उन बंदों को जिनके पास ये मतलब UAV सिस्टम दैट आर कंट्रोल्ड बाय द MTCR टू नॉन मेंबर्स। ठीक है, अभी ये जो डिसीजन है ये कंसेंसस से होता है और हर एक मेंबर लेता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1987 बाय द G7 कंट्रीज, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान। ठीक है, 1992 में अगर हम बात करें तो ये ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स को इसमें डाला गया, जिसमें कि न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स आते हैं। ये नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है और इसके मतलब प्यूनिटिव कोई भी इसका कोई ऐसा मेजर नहीं है कि अगर आपने तोड़ भी दिया तो आपको कुछ जुर्माना या कुछ भी हो जाए। MTCR इंडिया इसका मेंबर बना, 35th मेंबर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इंडिया कैन प्रोक्योर हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, रन ज्वाइंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विद अदर कंट्रीज। एग्जाम्पल क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ थिएटर मिसाइल इंटरसेप्टर एरो 2 फ्रॉम इजराइल, मिलिट्री ड्रोन्स लाइक एवेंजर फ्रॉम द USA। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। कल से इसको और बेटर बनाने की, डेली और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।